चलो, इवेंट अच्छा था, सिनेमैटिक था, लेकिन अब ये बताओ कि बीबी डे में कौन कौन आईफोन 13 लेने वाला है। एप्पल ने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। वॉच 8 जो कि सेम है वॉच 7 जैसी, जो कि सेम है वॉच 6 जैसी, सेम प्रोसेसर, सेम डिजाइन, सेम बैटरी लाइफ। हाँ, वॉच 8 अल्ट्रा करके उन्होंने बहुत ही बड़ा बवासीर निकाल दिया है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए है और इवन इंडिया में ये घड़ी आईफोन 14 से ज्यादा कॉस्ट करती है। खैर, दैट्स एप्पल। इसके बाद इनका दूसरा प्रोडक्ट आता है एयरपॉड्स प्रो जनरेशन 2 आफ्टर 3 इयर्स। साल 3 भले ही हो गए, लेकिन जनरेशन तो ये अगला है ना, तो उसी हिसाब से हमें अपग्रेड भी देखने को मिले हैं। डेफिनेटली नॉट अ 3 इयर्स वाला अपग्रेड। सो बचा क्या जिसके लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं, आईफोन्स। ये है आईफोन 14 प्रो और इसे देखते ही आपको चेंज आपके सामने दिख गया होगा, ये नॉच। और ये इस फोन का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोगों का सबसे फेवरेट पार्ट है, इंक्लूडिंग मी। इसको देखते ही मेरे दिमाग में आया कि ये क्या चीज है। पहले जो ये स्क्रीन हमारे किसी काम की नहीं थी, अब ये पूरी स्क्रीन हमारे किसी काम की नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पंच होल दे दिया गया है। ये जो ऊपर के पिक्सल्स हैं, अब इन्हें क्या करेंगे हम? इससे अच्छा इसे और ऊपर कर देते, नॉच को और छोटी कर देते, ऐसा मैं सोचता। लेकिन जब इन्होंने ये करके दिखाया तब दिमाग हिल गया। अपनी आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है वो कोई एप्पल से सीखे। यहाँ पर फेस आईडी के लिए ये नॉच जरूरी है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी कमाल है। ये डायनामिक डिस्प्ले पहले मुझे एक गिमिक लगा, मैंने कहा ठीक है यार, मतलब हाँ, जो अपनी कमियां हैं उसको छुपाया ही जा रहा है, एनिमेशंस अच्छे हैं, कूल लग रहे हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सारी चीज इंटरैक्टिव है, तब यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। ये एक्चुअली डेली लाइफ के अंदर काम की चीज है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिसके लिए आपको पूरे ऐप की जरूरत नहीं होती, आपको उसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, वो आपको यहाँ पर लगातार दिखती रह सकती है। आपके म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर टैप करके आपका म्यूजिक प्लेयर आ जाएगा। और इस पर चेरी ऑन द टॉप है आईफोन्स का 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। जिसको ये बात समझ नहीं आई, एक बार अपने नियर एप्पल स्टोर पर जाकर एप्पल का 120 हर्ट्ज चला कर देख लेना। दूसरा हार्डवेयर चेंज A16 बायोनिक। अब ये चेंज हार्डवेयर का है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। यहाँ पर गीकबेंच के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि परफॉर्मेंस में यहाँ पर A16 में A15 के मुकाबले बहुत ज्यादा जंप देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर एप्पल ने अपने इवेंट में भी नहीं बताया कि ये परफॉर्मेंस के लिए है। A16 पर मेनली उन्होंने पावर एफिशिएंसी, कैमरा और डिस्प्ले के ऊपर काम करा है। पावर एफिशिएंसी का मतलब आईफोन 13 प्रो मैक्स अभी ऑलरेडी सबसे तगड़ी बैटरी लाइफ देने वाला फोन है। 14 प्रो मैक्स उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। 29 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम, मतलब रियल लाइफ में आप कितनी भी दम लगा लो, उसमें 15 घंटे तो आप इजीली निकाल लोगे। यहाँ पर जो एफिशिएंसी कोर्स और पावर कोर्स हैं, उनकी कोर परफॉर्मेंस पर ध्यान न देते हुए वो जो कोर हैं वो पर वॉट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, इस चीज पर ध्यान दिया गया है। इसके बाद डिस्प्ले के लिए यहाँ पर स्पेशल डिस्प्ले इंजन लगाया गया है, ताकि ये जो डिस्प्ले आइलैंड है, इसके जो एनिमेशंस हैं वो काफी ज्यादा स्मूथ रह सके। जैसा शो करा गया है वैसा ही रिजल्ट आपको आपके हाथ में देखने को मिले। और एंड में है कैमरास। फाइनली इतने सालों के बाद एप्पल ने 12 मेगापिक्सल का पीछा छोड़ा है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपको ऑन पेपर 48 मेगापिक्सल सिर्फ देखने के लिए नहीं है, एक्चुअली में उसका यूज करा गया है। पहली बात, ये क्वाड पिक्सल बिनिंग का यूज करेगा, मतलब एंड रिजल्ट आपको अभी भी 12 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उससे भी कुछ फोटोज दी जाएंगी और वहां से जो डिटेल्स है वो डिटेल्स इस फोटो के अंदर ऐड करी जाएंगी। मतलब एंड रिजल्ट 12 मेगापिक्सल की फोटो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो 12 मेगापिक्सल का जो सेंसर अगर होता उससे काफी ज्यादा डिटेल्ड फोटो रहेगी। दूसरा काम, लेंसेज 3 काम 4। यहाँ पर आपको यूजुअली 3 लेंस तो देखने को मिलते ही हैं, अल्ट्रा वाइड, मेन और 3x टेलीफोटो। लेकिन यहाँ पर ये जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, इसके केवल 12 मिलियन पिक्सल्स को यूज करके 12 मेगापिक्सल का एक 2x ऑलमोस्ट ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो लेंस भी यहाँ पर क्रिएट करा है एप्पल ने। मतलब यहाँ पर लेंस तो 3 है, लेकिन आपको ऑप्टिकली 4 फोकल लेंथ देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद डिस्प्ले वगैरह में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन वो आपको डेली लाइफ में इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे हार्डवेयर खत्म हो गए। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर चेंजेस की, जो कि आईफोन 11 से लेकर 13 तक में भी दिए जा सकते थे, लेकिन वो दिए नहीं जाएंगे। एप्पल बीइंग एप्पल, एप्पल इज नॉट बेस्ट एट देयर फोटोज। वीडियोस के मामले में जिस तरह वो इंडस्ट्री लीडिंग है, फोटोज के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। और मेगापिक्सल इसका कोई रीजन नहीं है, वो हमें गूगल ने बता दिया।
रीजन है यहाँ पर सॉफ्टवेयर, देयरफॉर Photonic Engine. डीप फ्यूजन का ही एक्सटेंडेड वर्जन। यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आपका जो ISP है वो काम करता है। तो यहाँ पर आपके इमेज सेंसर तक जो इन्फॉर्मेशन आती है वहां से जब ISP तक पहुंचती है तब तक काफी सारा डेटा लॉस हो चुका होता है। यहाँ पर अब उस डेटा को और कम रिड्यूस करा जाएगा और बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स है जो फोटोजेनिक इंजन में लगाए जाएंगे, जिससे आपकी लो लाइट परफॉर्मेंस लगभग 2 गुनी इंप्रूव हो जाएगी। और हाँ, डीप फ्यूजन की तरह आप इसे भी ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक काम करेगा। इसके बाद कैमरा में हमें एक्शन मोड देखने को मिलता है जो मुझे डेफिनेटली एक गिमिक लगा। एंड्रॉइड के अंदर ये पहले से ही आता है। वहां पर हमें कमी क्या देखने को मिलती है कि ये स्टेबल तो कर देता है फुटेज, लेकिन यहाँ पर डिटेल्स बहुत ज्यादा खत्म हो जाती हैं। सेम चीज हमें यहाँ पर आईफोन्स के साथ देखने को मिल रही है। अभी तो आप इस इवेंट की क्लिप को देखो, यहाँ पर आप स्काई के कलर को देखो, आपको साफ साफ अंतर देखने को मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करा जा रहा है। आईफोन्स की स्टेबलाइजेशन वैसे ही बहुत तगड़ी थी, उसको इसकी जरूरत नहीं थी, तो मेरे हिसाब से ये एक तरह का गिमिक ही है। इसके बाद बात करते हैं उस थीम के बारे में जिस पर कल का पूरा इवेंट बेस्ड था। कल का इवेंट पूरा बेस्ड था कि अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो इसका मतलब आप जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि यही तो वो चीज है जो आपको इस निर्दयी दुनिया से बचा कर रखेगा। आपको यहाँ पर SOS का फीचर मिल जाता है। अगर आप कहीं गलती से खो गए, नेटवर्क वगैरह वहां पर नहीं है, तो आप किसी को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को मैसेज कर सकते हो थ्रू सैटेलाइट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये फीचर दिया है, प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ US और कनाडा के अंदर अभी अवेलेबल है। मतलब US और कनाडा के अलावा दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप खो सकते हो। वेल, जोक्स असाइड, कार क्रैश डिटेक्शन ये जो फीचर है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली में लाइफ सेविंग हो सकता है। और एप्पल के पास रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो इन्होंने लिटरली लोगों की जानें बचा रखी है। यहाँ पर वॉच और iPhone 14 में एक नए तरह का एक्सेलेरोमीटर का यूज करा गया है जो इस तरह के अचानक जो मूवमेंट होती है उसको डिटेक्ट करेगा। अब यहाँ पर कई लोग सोच रहे होंगे कि एप्पल यहाँ पर दुनिया की भलाई नहीं कर रहा। अगर वो चाहता तो ये फीचर सेफ्टी फीचर है, लोगों की जान बचा रहा है, तो ये iPhone 13, iPhone 12 के अंदर भी दिया जा सकता था। एक्सेलेरोमीटर ही तो है, वो तो इनमें भी है। हाँ, दिया जा सकता था, लेकिन तब शायद वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। iPhone 14 और वॉच 8 सीरीज के अंदर एक अलग तरीके का एक्सेलेरोमीटर यूज करा गया है जो नॉर्मल से काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अगर आपके पुराने फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये फीचर दे भी दिया जाए तो वो इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। और आप नहीं चाहोगे कि आप टेबल पे बैठे हो, आपका हाथ लग के आपका फोन गिर गया तो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को ये मैसेज चला जाए कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं इतनी देर से iPhone Pro सीरीज की बात क्यों कर रहा हूँ। इंडिया में तो हम इसे लेने वाले हैं नहीं, हम अगर लेने की सोचेंगे भी तो वो है iPhone 14। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द इवेंट। iPhone 14, अगर मैं इस फोन को एक सेंटेंस के अंदर खत्म करूं तो iPhone 14 इज अ iPhone 13 Pro विद लेस फीचर्स, सेम डिजाइन, सेम नॉच, सेम बेजल्स, इवन सेम प्रोसेसर, सिर्फ एक GPU कोर एक्स्ट्रा दे दिया। यहाँ पर iPhone 14 जो है वो एक S अपग्रेड भी नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट क्या आया है, कैमरास के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर नया हार्डवेयर होता तो ये जो कैमरा फीचर्स हैं ये और भी अच्छे तरीके से काम कर सकते थे। एक कैमरे के अंदर मैंने पहले ही बता रखा है कि एक सेंसर इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ISP। वो ISP कब नया मिलता, जब हमारा नया प्रोसेसर लगता। हाँ, यहाँ पर बैटरी लाइफ हमें थोड़ी सी इंप्रूव देखने को मिल सकती है क्योंकि थर्मल्स को एप्पल ने बताया है कि काफी अच्छे से मैनेज करा है। लेकिन इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया ये एक S लेवल का भी अपग्रेड नहीं है। अब हाँ, iPhone 14 Plus की अगर हम बात करें तो वो एक डेफिनेटली विन विन सिचुएशन है सबके लिए। देखो, iPhone 13 मिनी की अगर हम बात करें वो कितने का है, 65,000 का। iPhone 14 Plus कितने का है, 90,000 का। डिफरेंस है 25,000 का। यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी, बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन ये दो चेंजेस 25,000 के वर्थ के तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब एप्पल के लिए पर यूनिट पर प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम यूजर के एंड से देखें तो छोटा फोन दिखने में क्यूट होता है, इस वजह से लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब उसमें छोटी बैटरी हम देखेंगे तो छोटी बैटरी टाइम के साथ जल्दी डिग्रेड होगी। जितना mAh ज़्यादा होगा उतनी वो टाइम के साथ ज़्यादा चलेगी, उसकी उतनी चार्ज साइकिल ज़्यादा रहेगी। तो छोटी बैटरी की वजह से चार्ज साइकिल जल्दी खत्म होने की वजह से डिग्रेड भी वो जल्दी होती थी, इस वजह से बैटरी उनकी ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन वहीं पर हम प्लस की बात करें तो बड़ी बैटरी लंबे टाइम तक चलेगी। तो यहाँ पर साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है कि असली में जो चेंज आया है वो प्रो सीरीज के अंदर आया है। तो बहुत सारे लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि एप्पल ने ये जानबूझकर किया है ताकि बहुत सारे लोग उनके प्रो मॉडल पर शिफ्ट हों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से एप्पल चाहता है ना कि उसके सारे के सारे कस्टमर्स खुश रहें। देखो, iPhone 12 प्रो की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के अंदर कुछ भी चेंज नहीं था। कोई भी सेंसिबल इंसान 12 और 12 प्रो के मुकाबले 12 को प्रीफर करेगा, विच मीन्स जो लोग प्रीमियम वैल्यू प्रो सीरीज के लिए दे रहे हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर एप्पल ने अपने 13 सीरीज के अंदर से थोड़े से अंतर देने शुरू कर दिए। 13 और 13 प्रो में हमें परफॉर्मेंस के अंदर अंतर देखने को मिला और यहाँ पर तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया एप्पल ने।
अब जो लोग प्रो सीरीज को लेंगे उन्हें एक्चुअली में ये फील होगा कि हाँ, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो उन्हें एक्स्ट्रा चीज मिल रही है। अब हाँ, इसका रिजल्ट यहाँ पर ये हो सकता है कि पहले मैं $799 देकर जो फोन ले रहा था हर साल, अब मैं $200 एक्स्ट्रा दूंगा और प्रो सीरीज ले लूंगा। एक बार मैंने प्रो सीरीज ले ली, अब मैं वापस से डिग्रेड तो करूंगा नहीं, मैं अपग्रेड ही करूंगा, तो दोबारा से मैं 999 या उससे ज्यादा ही खर्च करूंगा। तो यहाँ पर मेरी स्पेंडिंग जो लिमिट है वो बढ़ गई। जो मैं 799 में कंफर्टेबल था, अब मैं 999 में कंफर्टेबल हो जाऊंगा। इससे क्या होगा, इससे एप्पल के जो सर्विसेज के चार्जेस हैं, जो पहले मुझे शायद थोड़े से महंगे लगा करते थे, अब वो उतने महंगे नहीं लगा करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी स्पेंडिंग लिमिट बढ़ गई है, अब मैं ज़्यादा खर्च करने लगा हूँ। ये आदत मुझे एप्पल ने लगवाई है और मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर में हार्डवेयर सेल करना एक पार्ट टाइम जॉब रह जाएगा। असली में हर कंपनी का काम रहेगा सर्विसेज सेल करना। वेट, इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल जानबूझकर आपको प्रो सीरीज के ऊपर अपग्रेड करने के लिए मजबूर कर रहा है? मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। इंडिया के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती क्योंकि इंडिया अभी एप्पल का मेन मार्केट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट, ई सिम। हाँ, अभी केवल यूएस के अंदर एप्लीकेबल है, लेकिन ये एक इंडिकेटर है इस बात का कि शायद फ्यूचर में चलकर हमें दूसरी कंपनीज भी ई सिम का ऑप्शन देने लग जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ ई सिम का। शायद फ्यूचर में हमें पोर्टलेस आईफोन देखने को मिल सकता है, शायद हमें आईफोन्स के अंदर टाइप सी कभी भी देखने को ना मिले। इसके बाद प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था जब मैंने प्रो सीरीज की प्राइसिंग देखी। वो बिल्कुल सेम है, जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सेम रखेंगे। और रही बात इंडिया की,